हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू जावा एंड हिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ जावा। इसको बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा, इसमें आप लोगों की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि जावा को क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था वो आप लोगों का बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फीचर्स ऑफ जावा में सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग देख सकते हैं वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा को कहा गया है राइट वंस रन एनीवेयर। इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग जो जावा में कोड करते हैं वो कोड को आप लोग एक बार लिख के कहीं भी कभी भी कोई भी सिस्टम में रन कर सकते हैं। इसका अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, ऐसा तो दुनिया की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कोई भी लिख सकता है और कहीं भी रन कर सकता है, तो जावा को ही क्यों बोला गया है। चलिए इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। जावा में जब भी हम लोग कोई भी कोड लिखते हैं तो उसके एक सोर्स फाइल कहा जाता है जावा सोर्स फाइल, और उसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा से। वो जो जावा सोर्स फाइल है उसको सबसे पहले कंपाइल किया जाता है, और जिस टूल के द्वारा कंपाइल किया जाता है उससे कहा जाता है जावा सी, यानी जावा कंपाइलर। आफ्टर कंपाइलेशन जावा में एक न्यू वर्जन बनाई जाती है, एक न्यू फाइल बनाई जाती है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। ये जो डॉट क्लास फाइल है इसमें हम लोगों की सारी बाइट कोड में रहती है। ये जो बाइट कोड में जो फाइल है इसी को हम लोग कहते हैं राइट वंस। उसके बाद कन्वर्ट कीजिए बाइट कोड में, और ये बाइट कोड को कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप रन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग मान लीजिए इसमें विंडोज़ में रन करना चाहते हैं तो विंडोज़ में ये बहुत ही आसानी से रन हो जाएगा, उसी तरह मैक में भी हो जाएगा, उसी तरीके से लिनक्स में भी हो जाएगा। ये बनाने की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। अब ये समझिए कि हर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे स्टेप होते हैं, उसमें सिंटैक्स, उसकी एरर और बहुत सारे को फॉलो किया जाता है। तो आप ये सोचिए कि अगर हम लोग 1000 बार वो प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो सारे स्टेप अननेसेसरी 1000 बार फॉलो किए जाएंगे जो भी हम लोग सिस्टम में रन कर रहे होंगे। तो जावा के डेवलपर ने कुछ इसका एक अच्छा उपाय निकाला। वो उपाय क्या है कि हम लोग क्यों ना कुछ स्टेप जो ओनली वन टाइम रन होना चाहिए उसको पहले से एक बार रन कर देते हैं और एक न्यू वर्जन ऑफ फाइल को क्रिएट करते हैं, और उस न्यू वर्जन ऑफ फाइल को ही बोला गया है बाइट कोड फाइल, डॉट क्लास फाइल, जो भी आप कह लीजिए। और ये जो कंपाइल वर्जन ऑफ फाइल है इसको हम लोग कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉपी करके जाके पेस्ट करके रन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाइड उस ऑपरेटिंग सिस्टम में उसकी अपनी जेवीएम होनी चाहिए। इसी से हम लोगों का दूसरा पॉइंट भी कवर होता है, पोर्टेबल। हम लोग कोड को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेके जा सकते हैं, इसलिए जावा को एक पोर्टेबल लैंग्वेज भी बोला गया है। थर्ड पॉइंट में जावा की सबसे मेन फीचर है वो है सिक्योरिटी। जावा को जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि एक बहुत ही हाईली सिक्योर्ड लैंग्वेज है। क्यों बोला गया है, इसके बहुत सारे पॉइंट है, हम लोग कुछ कवर करते हैं। सबसे पहले पॉइंट है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। वेरीफाई एंड एग्जीक्यूट बाइट ऑल्सो इंश्योर नो अनसेफ ऑपरेशन। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये जो बाइट कोड होता है ये फाइनली जाता है जेवीएम के पास, और जो जेवीएम है ये बाइट कोड को सही से एग्जीक्यूट करता है, वेरीफाई करता है, और कोई भी लूप होल मेमोरी में रहेगा तो उसको कैच करके ये एक सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा सकता हूँ कि जेवीएम क्या करता है, कैसे वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो जेवीएम का एक डेमो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैंने एक कोड लिख के पहले ही से रख दिया है। वो कोड में क्या है मैं अभी आपको एक हाई लेवल में दिखा देता हूँ। मैं इसे एक नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ। ये कोड को रन करने के लिए मैं फ़िलहाल के लिए कमांड लाइन यूज़ करूँगा, तो आप लोगों को ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है। तो ये कोड क्या है इसको देख के आप डरिए मत, बस इतना अभी के लिए समझ लीजिए कि ये कोड का जो आउटपुट आने वाला है वो EYL कोड आएगा। और अभी के लिए बस आप ये मान लीजिए कि इसको हम लोगों को कैसे रन करना है कमांड लाइन से, वो एक सैंपल आप लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग इन फ्यूचर इसको इस तरीके से रन नहीं करेंगे। तो चलिए मैं अभी इसको कमांड लाइन से रन करके दिखाता हूँ।
कमांड लाइन को ओपन करने के लिए मैंने ऊपर में क्लिक करके CMD लिख दिया। इससे हम लोगों का कमांड लाइन ओपन हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए और भी जूम कर देता हूं, अब सही से दिख रहा होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि डॉट क्लास फाइल बनाने के लिए हम लोगों के पास एक टूल है जावा सी, जो जावा की कंपाइलर है, और वो जावा की कंपाइलर डॉट क्लास फाइल बना देगी जिसमें वो बाइट कोड कंटेन करेगा। डॉट क्लास फाइल जैसे ही बनेगा तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो डॉट क्लास फाइल है उसको रन करने के लिए जावा की एक और टूल होती है, उसको कहा जाता है java.exe, और ये जो है ये आपका डॉट क्लास फाइल को रन करेगा। तो जैसे ही मैं ये कमांड जावा डॉट क्लास फाइल नेम, यहाँ पर एक्सटेंशन लगाने की जरूरत नहीं है, एंटर करूंगा तो ये एक आउटपुट देगा जो हम लोगों ने देखा था EYL कोड। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक तो सब कुछ बहुत ही नॉर्मल था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि JVM का सिक्योरिटी दिखाने के लिए मैं ये डॉट क्लास फाइल को ओपन किया। ये जो कोड लिखा हुआ है इसको आप लोगों को देख के डरना नहीं है, ये जो भी है एक बाइट कोड है। इसको बस मैं कंट्रोल S करके सेव कर देता हूँ। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, बस मैं इसको सेव कर दिया। अब मैं जब फिर से इसको रन करूंगा, यानी जावा डेमो को रन करूंगा, तो देखिए अब क्या आएगा। अब आप देख सकते हैं लिंकेज एरर, यहाँ पर बोल रहा है अनसपोर्टेड क्लास वर्जन एरर। तो यहाँ पर JVM ने कैच कर लिया कि ये फाइल में कुछ ना कुछ तो हुआ है। इसलिए आप समझ जाइए कि जावा को सिक्योरिटी में क्यों बोला जाता है। यदि आप कोड डॉट क्लास फाइल को कुछ किसी को सेंड कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं कर सकता, किया तो वो गया, तो उसमें ऐसा कुछ भी हरकत नहीं किया जा सकता है जो एक सॉफ्टवेयर को कुछ इम्पैक्ट कर सके। तो ये वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी JVM की है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जाते हैं सिक्योरिटी के सिक्योरिटी मैनेजर। JVM में एक लेयर होती है सिक्योरिटी मैनेजर की, जो सम रूल्स को फॉलो करता है और वो चेक करता है कि जो भी जावा की कोड लिखी गई है वो सेफ होना चाहिए, वो कोई भी ऐसा काम ना कर रहा हो जो जावा की कोड को इम्पैक्ट करे। जावा की कोड कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग जावा की कोड प्री डिफाइंड पहले से लिखी हुई है उससे हम लोग कहते हैं जावा API। और सारे कोड को ही, सारी कोड की अपनी अपनी कुछ एक्टिविटी होती है। कोई आपका वेब डेवलपमेंट के लिए होगा, कोई आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए होगा। तो वो सब API, वो सब जो कोड है उसको कोई भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ये जो है सिक्योरिटी मैनेजर चेक करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस मॉडिफायर। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो प्राइवेट स्लैश प्रोटेक्टेड कैन बी यूज टू हाइड डेटा, फाइनल कैन बी यूज टू ओवरराइड एनी वेरिएबल डेटा। जैसे कि कोई भी प्रोग्रामिंग दुनिया में एक ही सबसे मेन चीज होती है, वो है डेटा। डेटा को हम लोग बाहरी दुनिया से छुपा सकते हैं। वो सब कीवर्ड जो है वो है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। इससे हम लोग कर क्या सकते हैं कि डेटा को हिडन कर सकते हैं, मेथड को हिडन कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है। फाइनल एक कीवर्ड है जिससे क्या किया जा सकता है कि डेटा को फिक्स कर देते हैं और कोई भी डेटा को बाहरी दुनिया से ओवर रिटन नहीं किया जा सकता है। ये भी बहुत अच्छा सिक्योरिटी का एक लेयर है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्शन हैंडलिंग। इट कैचेस एन अनएक्सपेक्टेड एरर एंड रिपोर्ट्स टू द प्रोग्रामर। जावा में छोटी से छोटी भी एक्सेप्शन यदि कंपाइल नहीं होगा और प्रोग्रामर को रिपोर्ट वो कर देगा। तो एक्सेप्शन इन द सेंस में देखा जाए तो फिर जावा में बहुत सही से बहुत सारे चीज़ की एक्सेप्शन को हैंडल की गई है जो प्रोग्रामर को रिपोर्ट करता है, एक प्रॉपर एरर हैंडलिंग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोगों का कोड क्रैश होने का संभावना बहुत ही कम रहता है, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सिक्योरिटी में फिर से मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ओन मेमोरी मैनेजमेंट। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि हम लोगों को अपनी मेमोरी की मैनेजमेंट अपने से करनी पड़ती है, उसको एलोकेशन, उसको डी एलोकेशन सब अपने से करनी पड़ती है। आप कोई डेटा यूज नहीं कर रहे हैं तो उस वेरिएबल को आप हटा दीजिए और स्पेस को फ्री कर दीजिए। तो ये एक डेवलपर के लिए सरदर्द बना हुआ था। तो जावा में ये फंक्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें क्या हुआ डेफिनेशन में हम लोग एक बार देखते हैं।
JVM हैंडल ऑल मेमोरी मैनेजमेंट मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली। वन ऑफ द एग्जांपल है गार्बेज कलेक्टर। तो इसमें होता क्या है कि गार्बेज कलेक्टर जो है वो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट जो अब हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं प्रोग्राम में, उसको वो रिमूव कर देता है, जिससे हम लोगों का स्पीड और हम लोगों का टाइम और स्पेस सब बचता है। तो सिक्योरिटी में ये फिलहाल पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने अभी कवर कर लिया है। और भी JVM के साथ साथ बहुत सिक्योरिटी के पॉइंट्स है जो आप लोग और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है जावा की वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये जावा में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जावा की एंटायर कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? देखिए, प्रोग्राम कोड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि आप सिंपली कोड लिखना शुरू कीजिए और वो कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, और बीच में कुछ भी एरर आता है, कुछ भी कोड चेंज करना पड़ता है, तो हम लोगों को थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस वे को बोला जाता है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन सारा चीज लिखेंगे और सारे के सारे चीज को एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन किया जाएगा। बट एक और कॉन्सेप्ट आती है प्रोग्रामिंग की दुनिया में जो हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप एक टेम्पलेट फॉर्म कीजिए अपना प्रोग्राम का। इस टेम्पलेट को आप यदि फॉर्म करते हैं और इस टेम्पलेट को हम लोग इन फ्यूचर में जाके यूज करके इसके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और उस ऑब्जेक्ट में हम लोग डेटा बहुत कुछ स्टोर कर पाएंगे, और फाइनली हम लोग उसको यूज भी कर पाएंगे अपने सारे के सारे मेथड्स बना के, और सारे आउटपुट हम लोग एग्जीक्यूट करा के ले पाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है टेम्पलेट फॉर्म करने का, इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और ये वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को माना जाता है, जिससे कोड का मेंटेनेंस बहुत ही अच्छा होता है और कोड रोबस्ट होता है और बहुत ही हाईली स्केलेबल होता है। अब ये आप इसका एग्जांपल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं, जैसे कि घर बनाना है। तो घर बनाने से पहले इफ हम लोग अपना बना लेते हैं नक्शा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अपना नक्शा में मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए ये रहा रूम, ये रहा हम लोग का बालकनी, और सबका अपना अपना सपनों का घर। तो इसमें मान लीजिए कोई बोला कि भाई यहाँ पर कुछ एक अलग से बालकनी यहाँ पर दे दो। अगर आप लोग सोचिए कि ब्लूप्रिंट नहीं बना रहे हैं, तो आप लोगों को डायरेक्ट फील्ड में उतरना पड़ेगा और फिर सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग कहाँ पर बालकनी कैसे देने वाले हैं। तो वो एक क्रिएशन हम लोग का एक इशू क्रिएट करता है। तो इस अभी क्या हो सकता है कि हम लोग यहाँ पहले ब्लूप्रिंट में कर दें और उसके बाद ये ब्लूप्रिंट को हम लोग फॉलो करेंगे। इन फ्यूचर फिर और कोई भी मॉडिफिकेशन आएगा कि यहाँ पर अब ये कर दो, वहाँ पर वो कर दो, तो ये ब्लूप्रिंट को रेफर किया जा सकता है। और इससे क्या होता है कि कोड बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड वे में रहता है, कि हम लोगों को सब पता होता है कि है क्या घर में। ऐसा नहीं है कि जाओ घर में तभी पता चलेगा। मतलब आप समझ गए ना कहना क्या चाह रहे हैं, कि एक स्ट्रक्चर वे में सारे के सारे कोड रहते ही हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट और उनके बहुत सारे डिटेल्स है जो हम लोग आगे में बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में बना गया है, जहां पर हम लोग एक टेम्पलेट फॉर्म करते हैं और उस टेम्पलेट को ही हम लोग आगे फॉलो करते हैं और सारे के सारे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के और हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का है वो है रोबस्ट। जैसे कि हम लोगों ने देखा एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में टेम्पलेट का फॉर्म करना और उसको फॉलो करना, तो वो हम लोग का सॉफ्टवेयर को बहुत ही रोबस्ट प्रोवाइड बनाता है। तो उससे हम लोगों का बहुत ही हाई चांस है कि आगे जाके कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टी थ्रेडिंग। अब देखिए, थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी हम लोग प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं जावा में, तो उसकी एक अपनी थ्रेड बनती है। जावा के कोड में 10 लाइन है और उसमें मान लीजिए 20 वेरिएबल कुछ भी है, तो इस तरीके से थ्रेड में एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होगा। सारे वेरिएबल सब कुछ डिक्लेयर किए जाएंगे और यूज किए। तो ये स्मॉल टास्क के लिए बहुत सही है। लेकिन अब मान लीजिए हम लोगों के पास बहुत बड़ा बड़ा टास्क है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग इंतजार नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि वो सारे टास्क को हम लोग स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दें और उसको हम लोग कोशिश करें कि वो पैरेलली रन हो पाए। पैरेलली रन करने से रनिंग टाइम जो है वो सारे टास्क का कम हो जाएगा और जो आउटपुट है हम लोगों को साथ में पता चलते रहेगा।
तो ये जो प्रोसेस होता है पैरेलल करने का, इसको हम लोग कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग, जिसमें हम लोग बहुत सारे थ्रेड बनाते हैं और ये सारे के सारे थ्रेड या कोई भी रैंडमली जैसे भी हम लोग कोड करेंगे वो एग्जीक्यूट किया जाता है। इससे हम लोगों का जो टास्क होता है बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो मल्टी थ्रेडिंग का यही एक फंक्शनैलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। जावा की एक बहुत अच्छी फीचर है कि वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों को सपोर्ट करता है, दोनों को यूज करता है। इसका मतलब क्या है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर के सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक टूल है जो कोड कन्वर्जन को यूज करने के लिए काम में आता है। कोड कन्वर्जन का मतलब है वन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज टू अनदर। क्यों? क्योंकि हम लोग जो लिख रहे हैं ये एक हाई लेवल लैंग्वेज में है जो सिस्टम को समझ में नहीं आएगा, तो इसको लो लेवल में बनाना पड़ता है। तो ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस होती है ये बेसिकली दो प्रकार से हम लोग अचीव कर सकते हैं। पहला टाइप है कंपाइलर, सेकेंड टाइप है इंटरप्रेटर। तो इससे होता क्या है कंपाइलर में कि ये क्या करेगा, सारे के सारे कोड को एक बार में देखेगा, सारे सिंटैक्स एरर सब कुछ चेक कर लेगा और जब वो सारा कंपाइल कर लेगा या फिर कुछ भी एरर आएगा तो उसको वो एक बार में ही रिपोर्ट कर देगा। तो इसका एडवांटेज क्या हो गया? एक बार में यदि आप लोग सब काम करते हैं, एक बार में आप लोग सब काम कर सकते हैं, तो आप लोगों की प्रोसेसिंग स्पीड जो है बहुत ही अच्छी रहेगी। लेकिन इंटरप्रेटर में जस्ट आप समझ सकते हैं इसका उल्टा होता है। लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट करेगा, वो लाइन में कुछ भी एरर रहा तो रिपोर्ट कर देगा, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा जब तक वो लाइन का एरर कंप्लीट रिजॉल्व ना हो जाए। जब तक एरर रिजॉल्व नहीं होगा वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा ही नहीं। तो इसी तरीके से लाइन बाय लाइन ये एग्जीक्यूट करते हुए आगे बढ़ेगा और आप लोगों को फाइनली वो आउटपुट मिल जाएगा, कोई भी एरर नहीं रहा तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि हम लोगों की एरर जो फाइंडिंग होती है बहुत ही आसानी से हो जाती है। क्योंकि आप देखिए जो लाइन में एरर आ रहा है वो लाइन को वो डिस्प्ले करवा देता है, तो इसमें हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो अलग बात है कि कंपाइलर में भी अब बहुत अच्छे अच्छे एरर एनालिसिस के टूल आ चुके हैं जो आपको बहुत लाइन नंबर सब कुछ बता देते हैं, तो वो एक डिफरेंट बात है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपाइलर में भी एरर एनालिसिस बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो कंपाइलर का जो फीचर था फास्ट, इंटरप्रेटर का जो फीचर था एरर एनालिसिस को, तो जेवीएम जो होता है, जो जावा होता है, वो दोनों का फीचर को सपोर्ट करता है। इसीलिए जावा वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आता है। इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको एक कुछ दिया गया है नोटिस पढ़ने के लिए, उसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? या तो आप इसको पूरा एक बार पढ़ लीजिए और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके सामने वालों को बता दीजिए, या फिर आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़िए और लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करिए, नेक्स्ट लाइन पढ़िए फिर ट्रांसलेट कीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये जो एक बार में कन्वर्जन प्रोसेस है इसी को ही हम लोग कहते हैं कंपाइलर, और लाइन बाय लाइन जो प्रोसेस है उसको कहते हैं हम लोग इंटरप्रेटर। तो फिलहाल जावा की फीचर्स में अभी के लिए बस इतना ही। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जावा के, लेकिन हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट फीचर को कवर कर लिया है और आप बहुत सारे फीचर को एक्सप्लोर और आगे कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।